नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस सेल्फ मिशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपनी फसल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बाजरे की फसल पर आ पहुंचे हैं। बाजरे की फसल किसानों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होती है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग बाजरे की फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं और देखते हैं कि कैसे बाजरे की फसल उगाई जा सकती है और काफी ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बाजरे के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं कि बाजरा एक ऐसी फसल है जो किसानों की विपरीत परिस्थितियों में सीमित वर्षा तथा कम उर्वरकों की मात्रा के साथ अन्य फसलों की तुलना में अच्छा उत्पादन देती है। यानी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि बाजरे की फसल जो होती है ये हमारी किसानों की जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं और वर्षा कम होती है उस स्थिति में भी हम काफी कम उर्वरकों का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा फसल पा सकते हैं। ये बाजरे की खासियत होती है। इसमें ना ही ज्यादा मिनरल्स की आवश्यकता होती है डालने की ऊपर से और ना ही ज्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर और आगे बात करें तो इसमें ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की मात्रा भरपूर होती है। यानी अगर हम लोग इसका सेवन करें तो हमारा शरीर भी काफी ज्यादा हष्ट पुष्ट रहेगा और हम लोग स्वस्थ भी रहेंगे। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें थी इसके लिए। और आगे अगर हम लोग बात करें इसकी जलवायु के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मुख्य रूप से उगाई जाती है। दोबारा आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मुख्य रूप से उगाई जाती है। यह दाने एवं चारे का मुख्य स्रोत होती है। यह शुष्क एवं अर्ध शुष्क जो आपके इलाके हैं वहां पर ये उगाई जाती है और दाने और चारे का यह मुख्य स्रोत होती है। काफी कम अवधि में ये 2 से 3 माह में तैयार हो जाती है, इसलिए काफी ज्यादा हमारे लिए इसमें बेनिफिट होता है। और एक और खास बात जो कि जिन फसलों में होती है काफी अच्छा होता है, लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में ये उगाई जा सकती है। हम लोग इसको लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में उगा सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर आपको कुछ थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, ज्यादा जल भराव की स्थिति ना उत्पन्न हो, तो उन क्षेत्रों में ये बहुत आसानी से उगाई जाती है। न्यूट्रिशियन जर्नल के अध्ययन के अनुसार भारतवर्ष के 3 साल तक के बच्चे यह 100 ग्राम बाजरा का आटा सेवन करते हैं। यानी 3 साल के बच्चे अगर रोजाना 100 ग्राम बाजरे का आटा यूज करते हैं तो उनके अंदर जो भी आयरन की कमियां होती हैं वो मतलब उनको ये एकदम पूरा ही कर देगा। जो भी आपकी आयरन की कमियां होती हैं 3 साल तक के बच्चे की अगर 100 ग्राम आटे का रोज सेवन करे तो वो इसको पूरा कर देती हैं। आपकी रोज जो आयरन की आवश्यकता होती है शरीर में उसको पूरा कर देती हैं। अगर 3 साल से कम या 2 साल के बच्चे हैं तो उनको थोड़े आटे की मात्रा कम करके दिया जाए तो इनकी आयरन की मात्रा तो पूरी हो जाएगी। ये तो एकदम पक्का है। आइए अब हम लोग कुछ जानकारी इसकी जान चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी कुछ उन्नत किस्में और फिर खेती की तैयारी कैसे करते हैं, बुआई कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उन्नत किस्में इसकी कुछ देख लेते हैं। उन्नत किस्में इसकी कुछ उन्नत किस्में हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक है KVH 108, KVH 108। दूसरा आता है आपका GVH 905, GVH 905। और आता है आपका MPMH 17, MPMH 17, MPMH 17। और आगे अगर हम लोग देखें तो आता है आपका कावेरी सुपर वोस, कावेरी सुपर वोस। और देखिए अगर 86M86, 86M86। और आपका RHB 173, RHB 173। MMB 223,
MMB 223 कुछ उन्नत फसलें मतलब किस्में हैं जो हमारी बाजरे की हैं, जिनका आप लोग प्रयोग करके काफी अच्छी उपज पा सकते हैं, उनके बारे में बता रहा हूं, आप लोग ध्यान दें। और अगर देखें तो हमारे पास आती है MVH 130, MVH 130 कुछ है जो हमारी दाने एवं चारे के लिए अगर यूज करें तो उसके लिए मैं आपको कुछ किस्में बता देता हूं जो दाने और चारे के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपकी कुछ प्रजातियां इसमें आती हैं, जैसे JCB4, CZP आपकी 9802 यानी 9802। एक आती है आपकी जवाहर बाजरा 3 और 4, जवाहर बाजरा एक है 3 और 4, यानी जवाहर बाजरा 3, जवाहर बाजरा 4, और कुछ आपकी देसी किस्में इसी में शामिल होती हैं, जिनका हम लोग मुख्यतः चारे के लिए यूज करते हैं, उनकी बुवाई हम लोग चारे के लिए करते हैं। और आगे अगर हम लोग किस्में देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं खेती की तैयारी कैसे करते हैं, बाजरा बोने के लिए खेती की तैयारी कैसे करते हैं। तो आइए बिना देरी के हुए देखते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं मिटा दिया, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना, मैंने मिटा दिया। खेत की तैयारी, हेडिंग खेत की तैयारी हम लोग देखते हैं। थोड़ी मैं इंक डाल लेता हूं ताकि आप लोगों को डार्क दिखाई दे। बाजरा का बीज बारीक होता है, इसलिए खेत की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। इसका बीज काफी बारीक होता है, इसलिए हम लोगों को इसके खेत की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, नहीं तो आपका फिर बीज उगेगा नहीं, आपकी फसल पूरी खराब हो जाएगी और आपका तो बीज में आपने रुपया लगाया वो भी खराब हो जाएगा। तो ये होता है कि बाजरे का बीज काफी बारीक होता है, इसलिए खेत की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, यानी उसको अच्छे से जुताई वगैरह करनी चाहिए। तो आगे हम लोग देखते हैं, एक गहरी जुताई के बाद 2 से 3 बार हल से जुताई कर खेत को समतल करना चाहिए। एक बार गहरी जुताई के बाद 2-3 बार हल से जुताई कर खेत को समतल करना चाहिए, खेत को समतल करना चाहिए। और आगे अगर हम लोग बात करें, खेत को समतल इसीलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें पानी ना रुक सके, साथ साथ पानी का निकास अच्छा हो, ताकि खेत में पानी ना रुक सके तथा जल निकासी भी अच्छी हो। अगर हम लोग खेत को अच्छे से समतल करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि उसमें फिर जल निकासी भी अच्छी होगी और हमारा जो जगह जगह पर पानी रुक जाता है वो भी नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर बाजरे की फसल में पानी रुकता है तो फिर आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। और अगर इसमें बात करें तो बुआई के 15 दिन पहले 15
15 दिन पहले 10 से 15 टन 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर की खाद अच्छे से मिला देनी चाहिए मिला देनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी फसल में दीमक लग सकता है, बाजरे की फसल में दीमक लग सकता है, तो उसके लिए आती है क्लोरोपायरीफॉस जो कि चूर्ण आता है, उसको आप लोग खेत में मिला सकते हैं। अगर लगने की संभावना ना हो तो मेरे ख्याल से ना ही मिलाइए, क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो फसल विष युक्त हो जाती है, जो कि हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए अगर आवश्यकता नहीं है तो किसी भी रासायनिक दवाई का प्रयोग न करें। इसलिए मैंने आपको बताया है कि सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें, किसी उस तरह के रासायनिक उर्वरक का भी प्रयोग ना करें। इससे आप लोग बिना विष युक्त फसल उगा पाएंगे, जिसमें आपकी एक अच्छी फसल उगेगी और काफी ज्यादा पैदावार भी होगी अगर आप गोबर की खाद मिलाते हैं उसमें। तो आइए कुछ और चीजें देखते हैं हम लोग। अगर आगे हम लोग बात करें तो बुआई का समय एवं विधि के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बुआई का समय एवं विधि, खेत की तैयारी मैंने आपको बता दी कि एक बार गहरी जुताई के बाद 2 से 3 बार हल से जुताई कर खेत को समतल करना चाहिए, और उसके बाद 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद पर हेक्टेयर मिलाकर अच्छे से जुताई करके मिला देना चाहिए। इस तरीके से आप लोग खेत की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद बुआई का समय एवं विधि। बुआई का समय एवं विधि, यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर वर्षा प्रारंभ होते ही जुलाई के दूसरे सप्ताह तक, वर्षा प्रारंभ होते ही जुलाई के दूसरे सप्ताह तक, जुलाई के दूसरे सप्ताह तक कतारों में बीज 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। कतारों में बीज 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए। कतारों में बीज बोने से क्या होता है कि आप लोग अगर निराई उराई करनी होती है तो उसके बीच में स्पेस होता है अच्छा सा, मतलब कि उसके बीच में जगह होती है जिसके जरिए हम लोग आसानी से निराई कर सकते हैं, या उसमें आज जा भी सकते हैं। अगर किसी उस तरह की खरपतवार नाशक या कीटनाशक दवाई का प्रयोग करना हो तो उसके अंदर हम लोग आसानी से जा भी सकते हैं। खैर आगे बात करते हैं। लाइन से लाइन 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर उपयुक्त होती है। लाइन से लाइन के बीच 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे के बीच 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी उपयुक्त होती है। और आगे हम लोग बात करें, इसमें कुछ अंतर्वर्ती फसलें भी उगा सकते हैं, जैसे उड़द मूंग लोबिया आदि। उड़द मूंग लोबिया आदि।
इन फसलों का यही फायदा कि हम लोग इसमें अंतर्वर्ती फसलें भी कुछ उगा सकते हैं। अंतर्वर्ती फसलें के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो फसलें होती हैं जो जैसे हम लोगों ने ये कतार बना दी, ये कतार बना दी, तो इसके बीच में जैसे ये जगह बची है तो इसमें हम लोग और भी कुछ फसलें जैसे आपका उड़द, मूंग, लोबिया जैसी फसलें हम लोग उसमें डालकर उसको उगा सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आप लोग एक साथ में दो दो फसलें उगा सकते हैं, क्योंकि ये फसलें भी ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता उगने में। ये फसलें भी आप इसके साथ साथ उगा सकते हैं और डबल प्रॉफिट पा सकते हैं। तो ये हमारी अंतर्वर्ती फसलें होती हैं। अगर हम लोग इसमें सिंचाई की बात करें तो आप लोगों को पता है बाजरे में सिंचाई की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। बाजरे में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। बाजरे में सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम होती है। मैं आपको इसकी सिंचाई के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं। सिंचाई सिंचाई कम आवश्यकता होती है अगर बारिश ना हो तो सिंचाई करनी पड़ती है, अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि सिंचाई हमको करने की आवश्यकता कब होती है। एक, जब ये हमारी बढ़वार यानी जब इसका बढ़ने का समय होता है, बढ़वार के समय अगर बारिश नहीं हो रही तो इसकी बढ़वार के समय हमको एक बार सिंचाई करनी पड़ेगी। और दूसरा, जब इसमें बाली निकलती हैं, बाली निकलने के समय, एक बाली निकलने के समय और एक जब इसकी बढ़वार के समय होती है तब हमें इसकी सिंचाई की आवश्यकता करनी पड़ती है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें जल ज्यादा देर भरा रहेगा तो ये इसके लिए एक दिक्कत हो सकती है। आपकी फसल के लिए अगर इसमें पानी ज्यादा भरता है तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसमें पानी भरने न दे ताकि आपकी फसल खराब ना हो। मैं आपको कुछ पॉइंट और बताता हूँ। जैसे आपकी फसल मान लीजिए बारिश नहीं हुई आपके इलाके में, आपकी फसल लेट हो गई है, तो जैसे हम लोग धान लगाते हैं ना, उसी तरह इसकी एक नर्सरी तैयार करके उसके बाद हम लोग इसका जब बारिश होती है तब हम लोग इसकी फसल लगा सकते हैं, यानी पौधे का रोपण कर सकते हैं। जैसे हम लोग धान का रोपण करते हैं उस तरीके से भी आप लोग इसको लगा सकते हैं और काफी अच्छी उपज उस तरीके से भी आप लोग पा सकते हैं। अब मैं इसके कुछ रोगों के बारे में बात कर लेता हूं। रोग होते हैं, रोग इसमें कौन कौन से लगते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक आपका तना छेदक ब्लिस्टर, तना छेदक आपका आता है ब्लिस्टर, ये आपके रोग हैं। एक आता है आपका बीटल ईयरहेड कैटरपिलर, बीटल ईयरहेड कैटरपिलर, कैटरपिलर हो गया। इसके बाद आपका आता है इसमें कड़वा रोग, एक कड़वा रोग होता है, कड़वा रोग। और इसी में आता है हमारा मृद रोमिल, ये भी एक रोग है। और आपका रोग आता है सफेद लट। मैंने आपको पहले बताया दीमक, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था दीमक के बारे में।
और आपका आता है तना मक्खी कीट, तना मक्खी कीट आदि, तना मक्खी कीट भी आता है। तो इस तरह से हमारे कुछ रोग हैं जिनका उपचार आप अपने नजदीकी जो भी आपके विक्रेता होंगे, जो भी आपकी रोग प्रबंधन के लिए दवाइयाँ देते हैं, उनसे आप लोग संपर्क करके इन रोगों की दवाइयाँ ले सकते हैं। आवश्यकता हो तभी रासायनिक उर्वरकों और दवाइयों का प्रयोग करें, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होती है। आइए आगे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। इसकी कटाई एवं भंडारण का समय क्या होता है? कटाई एवं भंडारण का समय, तो इसकी कटाई हम लोग तब करते हैं जब ये पूरी तरीके से पक जाती है, पूरी तरीके से पक जाती है तब हम लोग इसकी कटाई करते हैं। कटाई एवं भंडारण, कटाई एवं भंडारण की बात करें जब ये पूरी तरीके से पक जाती है तब हम लोग इसको काट कर खेत में खड़ा कर देते हैं, काट कर खेत में खड़ा कर देते हैं और उसके बाद हम लोग इसको ओसा लेते हैं। इसकी ओसाई करते हैं खड़ा, तथा गहाई के बाद बीज की ओसाई करें, यानी हम लोग इसको काट कर खड़ा कर देते हैं किसी के सहारे, जिससे इसमें धूप लगे और अच्छे से सूख जाए। उसके बाद हम लोग इसकी गहाई करते हैं और उसके बाद इसकी ओसाई करते हैं, और फिर हम लोग बीजों को अच्छे तरीके से, जो आपके दाने होते हैं उनको अच्छी तरीके से सुखाकर इनका भंडारण करते हैं। इनको अच्छी तरीके से सुखाकर इनका भंडारण करते हैं। उपज की बात अगर करें, उपज की अगर बात करें तो उपज आपकी हाइब्रिड प्रजातियां लगाने तथा वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन से 40 से 50 क्विंटल तक उपज, हाइब्रिड 40 से 50 क्विंटल हेक्टेयर, ये इसकी उपज होती है। और अगर वर्षाधारित खेती, वर्षाधारित खेती करें तो 12 से 15 क्विंटल आपका दाना, 1 हेक्टेयर में बात हो रही है, 12 से 15 क्विंटल दाना और लगभग 70 क्विंटल तक सूखी कड़वी प्राप्त होती है। 70 क्विंटल तक सूखी कड़वी प्राप्त होती है। ये वर्षाधारित खेती के लिए है। और अगर आप लोग हाइब्रिड प्रजाति का प्रयोग करते हैं और वैज्ञानिक विधि से इसकी खेती करते हैं तो हम लोग 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर तक हम लोग इसमें फसल उगा सकते हैं, यानी दाना उगा सकते हैं। अगर हम लोग देखें इसमें किसान का प्रॉफिट 20 से 25 हजार, 20 से 25 हजार, 20 से 25 हजार शुद्ध आय। मतलब किसान अगर अपना खर्चा इसमें माइनस कर दे तो 20 से 25 हजार पर हेक्टेयर आपका मुनाफा इसमें आता है, जो कि आपकी शुद्ध आय होती है। तो मेरे ख्याल से अन्य फसलों के हिसाब से काफी ज्यादा आपको इसमें मुनाफा मिल सकता है। इसमें लागत भी कम लगती है, तो बात है इसमें। तो हमारे आज के सेशन में बस इतना ही था। हमारे साथ लगातार बने रहें और नई नई फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें और देखें हम लोग किस तरीके से फसल उगा सकते हैं और कौन सी फसल आपके लिए ज्यादा मुनाफेदार हो सकती है। तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। जय हिंद।